डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर में अमन और भाईचारे का त्यौहार ईद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन ईद पर कोरोना काल का असर साफ साफ दिखा। लोगों ने अपने घरों की छतों पर नमाज अदा की। इस दौरान तमाम ईदगाह और मस्जिद बंद रहे। नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ नमाजियों ने मास्क का प्रयोग भी किया। सभी नमाजियों ने इस दौरान नए लिबास के साथ साथ हाथों में ग्लव्स भी पहने और नमाज के बाद गले मिलने की बजाय एक दूसरे को गुलाब का फूल भेंट करके ईद की मुबारकबाद पेश की। अकीदतमंदों ने कहा कि कोरोना से जंग में सरकार ने जो तरीके कायम किए हैं, नमाज के दौरान उन तमाम तरीकों को बखूबी निभाया गया है। इस साल की ईद इतिहास खड़ा करने वाला त्यौहार है, जब हर मुसलमान वक्त की नजाकत को देखते हुए ईद का जश्न मना रहा है। आइए कोई एक आदमी लीजिए गुलाब दूसरा गुलाब भी लाया आप मेहमान हो गई इकबाल आले आ जाओ। पहले तो आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज हम लोगों ने ईद की नमाज अदा की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और सरकार के गाइडलाइन और उलमाओं लोग के विचारधारा से हम लोग प्रेरित होके हम लोगों ने आज सोशल डिस्टेंस करते हुए ईद की नमाज अदा की। हाँ, ईद की नमाज अदा की और बहुत शांतिपूर्वक, क्योंकि इस बार ईद में गले तो मिलना नहीं था, इसलिए हम लोग एक दूसरे को गुलाब भेंट करके ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। मास्क ग्लव भी रहा सबके पास। हाँ, मास्क ग्लव दोनों रहा सबके पास और हाथ में मास्क देख रहे ग्लव्स भी है, मास्क भी है और पूरी सेफ्टी के साथ हम लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम तमाम लोग सोशल डिस्टेंस के करते हुए ईद की नमाज अदा की। ये इतिहास है। इतिहास में आज का ईद जो है वो याद रखेगा दुनिया, देश। हर साल हम लोग ईदगाह में और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन कोरोना वायरस जैसे महामारी में लॉकडाउन है पूरे देश में और सरकार का निर्देश था, हमारे उलमाओं का भी जो है निर्देश था कि घरों में ही नमाज अदा करना है। तो हम लोग घर में ही अपने 10 भाई के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो भी मानक है कोरोना महामारी से बचने का, जैसे मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, तो सबके साथ में हम लोगों ने आज ईद की नमाज अदा की। और गले तो मिलना नहीं था, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलना था, इसीलिए हम लोगों ने आज एक दूसरे को गुलाब दे करके ईद की मुबारकबाद दिया है। और मेरे तरफ से भी शहरवासियों को, पूरे ज़िले वासियों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। ईद के रोज़ भी गले मिलने की हसरत ही रही। ईद के रोज़ भी गले मिलने की हसरत ही रही। इस कोरोना वायरस ने मुझे धोखा बड़ा गंभीर दिया। कैसे आज नमाज पढ़े हैं आपको? नमाज तो अपने घर में अदा किया हम लोगों ने और एक दूसरे से गले न मिल करके एक दूसरे को फूल दे करके ईद की मुबारकबादी हम लोगों ने दी। जीवन में पहली बार ऐसा हुआ? जीवन में पूरे अपने इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ईदगाह की जगह पे, मस्जिद की जगह पे हम लोगों ने अपने घर में नमाज अदा की और एक दूसरे को फूल, गुलाब का फूल दे करके बधाई दी। इस बार ईद हम लोग इस बार बहुत ही अनोखे तरीके से हम लोग सेलिब्रेट किए हैं। अपने घरों में नमाज़ पढ़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जैसे उलेमाओं का बयान था और प्रशासन का कहना था कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। उस सबको मद्देनजर हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे से हम लोग ईद की नमाज़ इस बार पहली बार अदा किया है। और इस बार हम लोग ईद में गले नहीं मिले हैं, हम लोग एक दूसरे को गुलाब पेश करके हम लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी है, मुबारकबाद दी है। और हम लोगों का आह्वान यही है कि हम लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। इस बार ईद बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मनाएं। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों का विशेष ट्रेन से आना लगातार जारी है। इसी दौरान आज गुजरात से आई एक ट्रेन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुकी। ट्रेन में एक प्रवासी महिला की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी ट्रेन दिल्ली से चलकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी, जिसमें एक मासूम बच्चे की मौत हो गई थी।
एक के बाद एक लगातार 2 मौतों ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर गमगीन माहौल बना दिया है। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए रेलवे स्टेशन पर मौजूद डीएसपी रमाकांत उपाध्याय ने बताया कि गुजरात से आई ट्रेन से महिला का डेड बॉडी निकाला गया है, जो पहले से बीमार थी, जिसको मधुबनी जाना था। वहीं दूसरी ट्रेन जो दिल्ली से आई थी, उसमें से एक 4 वर्षीय मासूम बच्चे का शव ट्रेन से निकाला गया है, जिसको बेतिया के लोडिया गांव जाना था। फिलहाल दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। कौन कौन थे आप लोग साथ में? मेरा साली है और मेरा घरवाली साथ में। बच्चा? बच्चा 2 को, इसका मेरा साली का लड़का था और एक मेरा लड़का है। जो मरी है वो आपकी कौन हुई? साली है। कैसे मरी? ये ऐसे ही मरा है अचानक। कुछ बीमारी पहले से? बीमारी उमारी कुछ नहीं था। मतलब खाना वाना मिला था पूरा? खाना वाना सही मिला था, पानी का बोतल हर चीज़ मिला था। मतलब कोई शैतानी असर था, इसकी वजह से मरा था। शैतानी असर की वजह से। इसी में बच्चा है? बच्चा इसी में? हाँ, इसी में। कितना साल का बच्चा भैया? 4.5 साल का। कहाँ से रहने वाले आप? हाँ? कहाँ के रहने वाले आप? बेतिया जिला। घर बाहर से आ रहे थे? हाँ, दिल्ली से। दिल्ली से। क्या लड़का है कि लड़की है भैया? भैया इधर देखिएगा, लड़का है कि लड़की? लड़की है कि लड़का? लड़का। लड़का। गर्मी से हो गया है? गर्मी के कारण हो गया है? भूख के कारण। भूख के कारण हो गया है। जा रही थी, उसमें अहमदाबाद से एक कटिहार का आदमी सवार हुआ, उसके साथ पत्नी थी उसकी और साली थी। उसके साली का तबीयत 1 साल से खराब चल रहा था। उसका कहना है कि मानसिक रूप से विचलित था, इसलिए उसका पति भी छोड़ दिया था उसको, और इसी के साथ रहती उसका उम्र करीब 35 वर्ष होगा। तो वहाँ इलाज क्या, वही लॉकडाउन के चलते वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रहा था। मुजफ्फरपुर आने के पहले ही 12 साढ़े 12 बजे उसके डेथ हो गया ट्रेन में। और जब मुजफ्फरपुर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी तो डेड बॉडी को उतार दिया प्लेटफॉर्म पर, और हम लोगों को खबर दिया। तो जाकर के हम लोग कागजी प्रक्रिया पूरी किए। यहाँ एडीएम साहब हैं, वो भी अपना देखिए कि सरकारी अनुदान जो इसको होगा सो उसको दिया जाएगा। गाड़ी उसको स्पेशल गाड़ी करके उसको उसके गांव तक भिजवाया जाएगा। सर, एक बच्चे की मौत? बच्चा जो दिल्ली से आ रहा था, उसका परिवार, उसके 5-6 आदमी परिवार में थे। 4 माह का बच्चा था। उसका भी कहना है कि पहले तबीयत इसका बहुत खराब हो गया था, तो लीलावती हॉस्पिटल में दिखाए उखाए थे तो थोड़ा ठीक ठाक हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते काम धाम बंद हो गया। हम लोग आ रहे थे तो पटना जंक्शन पहुँचे, वहाँ से दानापुर आए, दानापुर से सीतामढ़ी जाने वाली ट्रेन पर सवार होकर के मुजफ्फरपुर आए। मुजफ्फरपुर उतरे तो हमारा बच्चा डेथ कर गया। हम लोगों को सूचना दिया, उसका भी हम लोग कागजी प्रक्रिया पूरा करके उसके घर तक भिजवा दिया। बेतिया जिले का रहने वाला? बेतिया जिला का रहने वाला। सर, उम्र क्या होगी बच्चे की सर? 4 साल। जनसंघ के संस्थापक सदस्य में से एक प्रकाश नारायण साहू की सोमवार की सुबह अचानक मृत्यु होने से पूरे जनसंघ परिवार में शोक की लहर है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने पार्टी की ओर से बीजेपी के झंडे में पार्थिव शरीर को रखकर श्रद्धांजलि दिया। वहीं जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि पार्टी ने एक मार्गदर्शक को खो दिया। पार्टी के लिए इनकी मृत्यु दुखद और नुकसानदायक है। पार्टी हमेशा इनके परिवार के लिए खड़ी रहेगी। प्रकाश नारायण साहू जी जनसंघ काल से जिले में पार्टी के संस्थापक मंडल में से एक थे। पार्टी के लिए इनकी मृत्यु बड़ी ही दुखद और नुकसानदायक है। हम लोग हमेशा इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते थे। पार्टी ने एक मार्गदर्शक मंडल के एक सदस्य को खो दिया है। पूरा का पूरा भाजपा परिवार इसको लेकर के काफ़ी दुखी है, और हम इनके शोक संबद्ध परिवार को भी सांत्वना देते हैं। और पार्टी कभी भी इनके लिए जो कुछ भी होगा, पार्टी इनके लिए खड़ा रहेगा। लॉकडाउन में मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामला है अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड स्थित बैरिया ओपी के ठीक सामने का, जहां 2 जनरल स्टोर की दुकान से अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि चोरों ने इस दुकान में रखे बड़े बड़े फ्रीजर, जिसमें कोल्ड ड्रिंक, दूध रखा हुआ था, फ्रीजर तक का सामान उठा ले गए। चोरी की घटना से निराश दुकानदार ने बताया कि इस घटना से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही बताया कि चोरों ने यह घटना ऐसे जगह की है जहां पर पुलिस चौकी है, और इस पुलिस चौकी में 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहती है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुट गई है।
घर पर से तो यहाँ जानकारी मेरा फ्रिज नहीं है, दो दुकान से फ्रिज गायब हो चुका है। सामने में ओपी है, उसका कोई देखभाल नहीं हो रहा। ओपी वाला क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? ओपी वाले बोल रहे हैं कुछ नहीं है, यहाँ हम लोग घूमते इधर उधर रहते हैं, कोई क्या करेंगे यहाँ, इधर उधर रहते हैं। मेरा यही काम है, यही रहेंगे, यही देखते रहेंगे। क्या क्षति हुआ है दोनों दुकान मिलाकर? करीब 2 लाख का लमसम नुकसान हुआ है। इधर कोरोना संकट के बीच घर से अलग क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मुसलमान भाइयों ने भी हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की गई। प्रशासन की तरफ से इन लोगों की खास व्यवस्था रही। मुजफ्फरपुर के तमाम क्वारंटाइन सेंटर के लोगों को सेवई के साथ साथ पूरी एवं अन्य पकवान खाने को मिले। इस दौरान सरकारी गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा गया। राज्य सरकार की तरफ से साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि मुसीबत के समय में घर से अलग रह रहे लोगों का पूरा ख्याल रखा जाए। मुजफ्फरपुर की शाही लीची की फसल कई जगह पर लाल हो चुकी है, जिससे कई जगह पर किसान लीची की तोड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी अपनी गुणवत्ता के अनुरूप पूरी तरह से तैयार नहीं है, जिसकी जानकारी देते हुए खास बातचीत में लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विशाल नाथ ने बताया कि मौसम में आए बदलाव के कारण अभी इसके अपने शबाब में आने में करीब सप्ताह का समय लगेगा, तब जाकर इसकी मिठास और इसकी गुणवत्ता में प्रसिद्ध लीची जीआई टैग मानक के अनुरूप होगी। वहीं अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विशाल नाथ ने लीची किसानों को सलाह दी है कि अभी शाही लीची तैयार नहीं हुई है, इसलिए इसकी तोड़ाई अभी नहीं करें। निदेशक ने अपनी एडवाइजरी में किसानों से कहा है कि अभी शाही लीची में फसल का वजन, मिठास और गूदे की मात्रा और रंग अपने निर्धारित मानक से कम है। विश्व प्रसिद्ध शाही लीची का मानक वजन 20 ग्राम से अधिक होता है, लेकिन अभी मुजफ्फरपुर के लीची बागानों में फसल का औसत वजन 17.50 ग्राम ही पाया गया है। अनुसंधान केंद्र की ओर से कहा गया है कि लीची तोड़ाई के लिए केंद्र की ओर से फिर से सलाह जारी की जाएगी, तब तक लीची के फल का उचित विकास होने दे। डॉक्टर विशाल नाथ ने अभी किसानों से लीची के पौधों की देखभाल और सिंचाई देने की भी अपील की है। अभी हमारा जो पिछले दिन मौसम रहा है, उस मौसम के हिसाब से अभी हमारे में जो टोटल हीट यूनिट सबमिशन जिसको हम लोग कहते हैं, कुल ऊष्मा संचयन फल लगने से लेकर के और फल पकने तक, यह करीब करीब अभी 1250 हीट यूनिट हो पाया है। और शाही किस्म की ये जो रिक्वायरमेंट है 1400 है, तो अभी 150 यूनिट अभी कम है। और एक दिन में हमको जो अभी की परिस्थिति है, एक दिन में 22 से 25 यूनिट से ज़्यादा नहीं एक्यूमुलेट हो पाता है। तो यानी अभी आपके इसमें करीब 6 से 7 दिनों की कमी है आज के डेट से, यानी आज 23 तारीख हो गया, 6-7 दिनों की कमी है। हो सकता है अगर मौसम इसी तरीके का रहा तो 29-30 तारीख तक आपको अच्छी गुणवत्ता के फल मिल पाएंगे, जिसमें मिठास 20% से ऊपर होगा, खटास आधे % से यानी 0.5% से कम होगा, गूदे की मात्रा 70% से ऊपर होगी और उसमें जो खटास मिठास का अनुपात है वो 40 से ऊपर होगा। और ये जब अगर आपको मिलेगा तो उस समय उसमें एरोमा भी अच्छा होगा, महक भी, खुशबू भी अच्छा मिलेगा और साइज भी मिलेगा। क्योंकि अभी जब ये 15% गूदा और बढ़ेगा तो उस गूदे से आपका फल का वजन बढ़ेगा। तो अभी आपके किलो में जहाँ पर 70 फल चढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपके किलो में 40 से 50 फल, 45 फल आएंगे। और अगर आप थोड़ा ये करते हैं तो 38 से 40 फल। तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो अभी 1 किलो फल बेच रहे हो, अगर आप 7 दिन के बाद बेचोगे तो करीब करीब उसको जो है वो फल आपका 1.25 से 1.5 किलो हो जाएगा। तो आपका टोटल उत्पादन बढ़ जाएगा। इसलिए हम किसान भाइयों को कहते हैं, व्यापारियों से भी कहते हैं, क्योंकि लोगों का अपना कंसर्न है। लीची लाल हो गई और पक गई, ऐसा धारणा गलत है। लीची लाल होने के बाद में और सही पकने में आने में कम से कम 15 दिन का समय होता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।